नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा चल रहा है इस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद का मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का। जी, आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। मोदी जी जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और मंत्री कौन कौन बनेगा इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। फिलहाल आज शाम हमारी वीडियो रिलीज होने तक तो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन इसमें चर्चा का विषय ये है कि जो महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव है और महाराष्ट्र से कई मंत्री हार चुके हैं और कई मंत्रियों को मौका दिया जा रहा है और कई मंत्रियों को बैठाया भी जा रहा है। क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीति, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानेंगे और इनसे चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके मद्देनजर किस तरह का मंत्रिमंडल में जगह लोगों को दिया गया है, यानी सांसदों को। उसके ऊपर हम देख लेते हैं। खासकर इसमें दो पंच लाइन ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से किसी कोई मंत्रिमंडल में अभी तक नाम शामिल होते दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा ये है कि वरिष्ठ नेता हैं नारायण राणे जी, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको भी शायद मौका इस बार नहीं मिल पा रहा है। और रामदास अठावले जी कंटिन्यू बने हुए हैं, नितिन गडकरी जी कंटिन्यू बने हुए हैं, पीयूष गोयल कंटिन्यू बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या और इसमें कुछ योजनाएं हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है एक बार नमस्कार आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे मंत्रिमंडल का जो नाम आया हुआ है, जो शपथ लेने वाले हैं, ले चुके होंगे वीडियो जारी होने तक, तो क्या किस तरह का बैलेंसिंग रखा गया है? क्योंकि इसमें हर किसी को खुश करने की पूरी ताकत लगाई गई है। कोई निराश ना हो, कोई नाराज ना हो, कोई मतदाता नाराज ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और हर जाति का समीकरण भी बैलेंस बनाया गया है। जो लिस्ट हमारे पास 52 लोगों की है उसके हिसाब से। नहीं, देखिए, ये तो तय है कि जो 2019 का जो मंत्रिमंडल था मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी सरकार थी, वो इस समय आज एनडीए सरकार कही जा रही है। तो निस्संदेह एनडीए सरकार है तो एनडीए में शामिल सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं, सभी दलों का उनका एक अपना जो कोटा है उसको पूरा करने का प्रयास जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी 2 घंटे में मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू हो जाएगा और सामने आ जाएगा। रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र इस मायने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य है कि अगले 4 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो जाने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी और जो महायुति के बीच का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला ही था। और इस समय बैक फुट पे जो है महायुति बनी हुई है, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है बैक फुट पे। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, उनका परफॉर्मेंस भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। शिवसेना से भी अच्छा स्ट्राइक रेट लेके आए। एक बात और बताना चाहता हूं कि आप शिवसेना से वोटों के मामले में भी वो शिवसेना से आगे रहे हैं। उनको 9% वोट मिले हैं पूरे शिंदे जी को और शिवसेना को, और उनके वोटों का प्रतिशत उद्धव ठाकरे जी के काफी घटा भी है जी। तो सारी चीजें, ये विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसको लेकर उसकी छाया जो है, मुझे लगता है कि उसकी छाया इस मंत्रिमंडल पर दिखने वाली है, ऐसा तय है। आप देख रहे हैं जैसे रक्षा खड़से जी का नाम बिल्कुल हो रहा है और रक्षा खड़से जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। रक्षा खड़से जी तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीत के आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके ससुर जो हैं वो एक मराठा नेता नहीं, सॉरी, पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जा रहे हैं, ओबीसी नेता माने जाते हैं एकनाथ खड़से जी। उनके भी बीजेपी में जल्द ही वापसी बिल्कुल संभव है। लोकसभा चुनाव के पहले ही था कि वो बीजेपी में वापस आ रहे हैं और उन्होंने प्रचार भी किया अपनी बहू के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में, लगभग उनका वो रहा। तो इससे एक ओबीसी नेता को एक बड़ा बनाने का या उसको प्रभावशाली बनाने का एक प्रयास है खानदेश में। जिस तरह से खानदेश में बीजेपी वो है, जिस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे मराठवाड़ा में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके 3-3, 4-4 मंत्री हार गए हैं जी, हैवीवेट मंत्री हार गए हैं। तो वहां से उसकी कैसे पूर्ति होगी? अब जैसे बुल्ढाना से शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे साहब के जो सांसद 4थी बार चुन के आए हैं, प्रताप राज जाधव, उनका मंत्री बनना तय है। ये चर्चा चल रही थी कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को मंत्री बनाया जाएगा। श्रीकांत शिंदे जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको गुट नेता बना दिया गया है, शिवसेना संसदीय दल का नेता। और श्रीकांत शिंदे जी ने कहा भी कि भाई देखिए, मुझे संगठन का काम करना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। और इसमें जो
जो है अगला विधानसभा चुनाव भी है। तो जिस तरीके से शिवसेना ने अपनी रणनीति बनाई, उससे लगता है कि मंत्रिमंडल में उनको जो स्थान दिया गया है वो अपने तरीके से है। नारायण राणे की बात आपने की। नारायण राणे निसंदेह वरिष्ठ नेता हैं, चुनकर आए हैं। वो कोकण की सीट बड़ी प्रतिष्ठा की सीट थी उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को हरा के आए हैं, तो इसका इनाम उन्हें जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। चर्चा हो रही है थी अब तक दोपहर तक की, हो सकता है नारायण राणे का नाम न आए। नारायण राणे का नाम न आए, लेकिन नारायण राणे का महत्व तो बढ़ गया है। नारायण राणे का महत्व इस कदर बढ़ गया कि उनका विधानसभा चुनाव में भी उनका उपयोग बीजेपी कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार का ये मंत्रिमंडल है, ये भी चर्चा हुआ है कि एनसीपी को एक भी मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। तो एनसीपी का देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि एनडीए के सभी दलों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, तो वो उसकी छाया जीतन राम मांझी का भी एक ही जीतन मांझी का एक मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, जीतन राम मांझी का नाम आ रहा है। तो यहाँ ये बात चल रही थी कि प्रफुल्ल पटेल और जो राज्यसभा के सांसद हैं और जो लोकसभा से चुन के आए हैं सुनील तटकरे, वो भी बहुत विरोधाभास के बीच में चुनकर आए हैं। उन्होंने भी शिवसेना के उम्मीदवार को हराया है, यूबीटी के उम्मीदवार को हराया है। तो ये जो चीजें चल रही है ना, तो उनके आपस की कुछ जरूर खींचतान है। राष्ट्रवादी में देखिए ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सबसे ज्यादा खींचतान कहीं हुई है तो राष्ट्रवादी में है। अजित पवार के नेतृत्व को लेकर सवाल पैदा होने लगा है। ये हो रहा है कि आखिरकार पवार साहब के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक होना है, ऐसा उनके विधायकों को भी लगने लगा है। अब इसका वो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय जो है थोड़ी बहुत उनको सेंट्रल से भी खींचतान की खबर है कि एनडीए में भी उनको वो महत्व तो नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जान रहे हैं, हालांकि ये चाह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल जो है सब समन्वय बना रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते देखिएगा ये सब बहुत सारी चीजें बिखरी हुई नजर आएंगी। इवन शिवसेना और कांग्रेस में भी बहुत अच्छा, यूबीटी और कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों के बीच बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा समन्वय, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने अपनी चलाई है, अपनी 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 9 सीटों पर जीत के आए, उसको लेकर भी उसका असर पड़ने वाला है और उसको अलग अलग तरीके से ले भी रहे हैं। तो कांग्रेस भी कहेगी कि हम 13 सीट, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की भी उस तरह की तैयारी, उसकी राष्ट्रीय पार्टी है, उस तरीके से तैयारी हो रही है। देखिए टाइमिंग का और महत्व होता है समय का राजनीति में, तो उनका समय जब अच्छा है तो वो अपने तरीके से उसको वो भुनाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन जिस तरह का आपने कि महाराष्ट्र का महत्व मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, अगला विधानसभा चुनाव देखते हुए महाराष्ट्र को एक अलग तवज्जो दी जाएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता। बात करते हैं रामदास आठवले के बारे में। रामदास आठवले जी लगातार कंटिन्यू मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, तो क्या लगता है दलित वोट को पाने के लिए क्या रामदास आठवले जी को रखना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, एक ये तो तय है कि दलित वोटों पे कुछ ही परसेंट सही, बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं, लेकिन कुछ परसेंट सही रामदास आठवले जी का एक असर, बोलते हैं ना, एक परसेप्शन चलता है, एक नैरेटिव चलता है, बैलेंसिंग चलता है। जैसे आपने कहा राजनीति में कि रामदास आठवले जी एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। भले उनका कितना असर है कितना नहीं है तो, क्योंकि चुनाव तो लड़ा नहीं उन्होंने, चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा नहीं और उनको एक भी सीट दी नहीं गई, तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा। लेकिन एक परसेप्शन है कि दलित नेता हैं, महाराष्ट्र के दलितों पर उनका थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो एक चेहरे के रूप में, दलित नेता के चेहरे के रूप में बीजेपी जरूर उनको मंत्रिमंडल में स्थान देती है और इसका कुछ फायदा भी वो समय आने पर दिखता है। विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी उनको एक तवज्जो जरूर देगी, क्योंकि ये सारा चीज जो कहा ना है सब समीकरण का गणित है, अर्थमेटिक है। अब अर्थमेटिक उसमें उन समीकरण में वो फिट बैठते हैं रामदास आठवले जी, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल दलित के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू है मराठा समाज का। मराठा समाज के जो लेके आंदोलन भी चल रहा है लगातार, अभी फिर से आंदोलन होने जा रहा है, तो क्या लगता है मराठा समाज को बैलेंसिंग किया गया है यहाँ पर? ये अभी तो फिलहाल जिसने रखा है, जैसे प्रताप राज जाधव जी जो हैं बुल्ढाना से जीत के आए हैं, वो मराठा समाज के हैं। कुछ मराठा समाज, ये इतना तय हो गया कि समय मराठा समाज नाराज था, उसके नाते बीजेपी को प्रताप जाधव को इसलिए मंत्री पद दिया गया कि वो मराठवाड़ा से है? नहीं, लेकिन प्रताप राज जाधव को इसलिए मंत्री पद दिया गया है चूंकि वो भाई एकनाथ शिंदे जी की पार्टी जो है, शिवसेना जो पार्टी है, वो उसके सबसे सीनियर सांसद हैं। और उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी शिवसेना में
कि उन्होंने एक सीनियर को मौका दिया है, सीनियर को देखा है जिस तरीके से वो चल रहा था कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे जी ने पूरी तरह समन्वय और बैलेंस बनाने का प्रयास किया है। न कोई उन्होंने नाराजगी दिखाई है। तो उद्धव जी ने अपने बेटे को तुरंत कैबिनेट मंत्री बना दिया। बहुत बड़ी बात कही आपने कि एक तरीके का अलग जवाब दिया है कि भाई ठीक है, मेरा बेटा है। अब श्रीकांत शिंदे जी तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, सर्वथा योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर हैं, इसमें कोई संदेह। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कहा, देखिए राजनीति में कथनी करनी में अंतर होता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है और उन्होंने कहा कि भाई मैं संगठन का काम करूंगा, मुझे संगठन में रुचि है, संगठन बढ़ाने में रुचि है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आगे के लिए एक अच्छा एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। उनकी नजर मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव पर है कि हम चलो ठीक है, लोकसभा चुनाव में उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे तरीके से हमारी सीटें और संगठन जो है, सत्ता और संगठन का अच्छा तालमेल हो बिठाने की कोशिश करेंगे। कोई मौका ना मिले बोलने का। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में ये भी है कि विरोधियों को मौका नहीं मिला। जैसे थाने की सीट कही जाती थी कि थाने की सीट, वहां की कल्याण की सीट, तो बोले अपने जो है अपने गढ़ है उनका, वो अपने गढ़ में उन्होंने जीत के दिखा दिया है कि भाई विरोधियों को कोई मौका देने का उन्होंने बिल्कुल उस तरीके का मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि इनका समन्वय बना हुआ है। हालांकि शिवसेना, शिंदे साहब और बीजेपी, मतलब मोदी और अमित शाह, इनका बहुत अच्छा समन्वय दिखाई पड़ा है अब तक। खूब सब कुछ अच्छा हो और आगे की रणनीति भी अच्छी हो। और हमारा चर्चा भी यही था कि जो मंत्रिमंडल होने जा रहा है लोकसभा का, मोदी 3 का, उसमें महाराष्ट्र को जो तवज्जो किस तरह दी गई है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि विधानसभा को देखते हुए महाराष्ट्र को किस तरह का मंत्रिमंडल में रखा गया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम देखते हैं आगे आगे और क्या होता है, क्या क्या जानकारी मिलती है, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।